वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 30 अक्टूबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। और चौपाल की शुरुआत में हम बुलाना चाहेंगे कोमल पटेल बहन हरदोई से मंत्रोच्चारण के लिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। जो लोग चश्मा लगाए चश्मा निकाल दीजिए। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी, वंदे मातरम। और आज चौपाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हेमंत किशोर भैया पटना से, जिनकी बेटी का जन्मदिन है। हेमंत भैया, अगर आप हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें। जी हेमंत, भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। कपाल की ओर से आपकी बेटी को बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ए- ओह, प्रिंसेस लग रही है क्या क्या बिल्कुल। बात है, राधा रानी लग रही है। राधा रानी बिल्कुल लग रही है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्म धन्यवाद। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हेमंत भैया बिटिया को। जन्मदिन की अबीर भैया। हार्दिक शुभकामनाएं। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बेटू। बेटा ये सामान मिला कि नहीं मिला? ओ ये गो, देखो, इधर देखो एक और है। तो रसगुल्ला लग रहा है। इधर एक और देखो, जन्मदिन की ये हार्दिक शुभकामनाएं भैया जी। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई जन्मदिन हो की बेटी हार्दिक रानी शुभकामनाएं बेटा। आपको। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई भैया जी बेटी को। तैयारी की है। जाऊं भगाए और जाऊं। अभी दीप जलाएगी। बोल दिया कि भाई कैंडल जला करके बुता करके नहीं मनाना है, जला के मनाएंगे। तो दीप अभी जलाने की तैयारी में है। और बारिश हो रही है बाहर से, तो इस वजह से कोई। बेटी के जन्मदिन की खूब खूब बधाई हो भैया जी। हेमंत भैया, जी, बेटी के जन्मदिन बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद सभी को। तो हेमंत भैया, बेटी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मैं अमित मुदगल, बेगूसराय जिला बिहार से। हैप्पी बर्थडे बोल हेमंत दीजिए। भैया की लड़की का जन्म दिवस के अवसर पर बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी हेमंत भैया, लख लख बधाई है बेटी के जन्मदिन पर आपको। जी भैया मेरी तरफ से भी बेटी को जन्म दिवस की लख लख बधाई हो। धन्यवाद है। चलो आ जाओ बर्थडे। जी, तो उसी की अभी गई कहाँ कहाँ गई। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 4 किलो। चलिए। हेमंत भाई, लक्ष्मी जी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई हो भैया। जी, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। ये रही। रोटी मांग लो, रोटी 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 इस ओके पर रोटी। ओके। हाँ, कितना टाइम में किए भैया? 8 बजे का ही टाइमिंग देते कि 8 बजे और कुछ? करना है, लेकिन बारिश की वजह से 15 मिनट लेट है। तो सारी तैयारी है, हम सोचे थे कि 8 बजे चौपाल शुरू करेंगे, उसके बाद इसका वो कर देंगे।
दीप जला देगी। बारिश की वजह से थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गया। और अब थोड़े एक पल के लिए आप सभी की तरफ से अभी आप जन्मदिन के साथ हम सभी के बीच में हैं अभी आनंद भैया। आनंद भैया को नई गाड़ी की हार्दिक बधाई। भैया राधे राधे, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आनंद भैया पार्टी। धन्यवाद 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 सभी को। हेमंत भैया की बिटिया को, रानी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पार्टी तो धन्यवाद। बनती है, उसका धन्यवाद करने से बात नहीं बनती। पार्टी का नाम सुन के भैया ने धन्यवाद आपको बोल गाड़ी की भी दिया। बधाई। अब चाहे हेमंत भैया की बिटिया के जन्मदिन की बधाई मिल रही हो, चाहे अपने को बधाई मिल रही, दोनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो पार्टी के लिए बोल रहे हैं, धन्यवाद करने से बात नहीं बनती। पार्टी 30 नवंबर को। पार्टी तो 30 नवंबर। मैं पार्टी वार्टी की तैयारी पहले ही कर चुका था, कहाँ है अभी तक? कैसे बोलेगी? मैं तो वही फोन आटा कर रहे हैं। भैया, मैं तो वही आटा गूंद रही हूँ, मेरे मुंह में तो कुछ नहीं आया। अरे भैया जी, आप जो है गाड़ी से ही घुमा लाइएगा, वही पार्टी हो जाएगी। जी जी जी। गाड़ी भैया गर्दन बाहर निकालने वाले चाहिए मुझे तो। हाँ नहीं, ठीक हो भी आ जाएगी, कौन सी बड़ी बात है। मेरी तो वही इच्छा है। जी। अब वो तो दीदी हमने सेल कर दिया, नहीं तो उसी से आए होते। उसमें तो गर्दन बाहर निकलती है। भैया मुझे तो गर्दन बाहर चाहिए, गाड़ी चाहिए तो मेरे को बीच में खड़ा होना है बस। कोई बात नहीं, कोई बात हेमंत भैया आनंद भैया के गाड़ी की खुशी में चमचम खाएं। हेमंत किशोर भैया की बिटिया की जन्मदिन की शुभकामनाएं के साथ साथ चमचम खाते जाएं, मीठा मुंह करते जाएं, दो दो पार्टियां एक साथ। भोपाल पे दो पार्टी एक साथ। और अभी आप सभी के बीच में, हमारे बीच में आने वाली है। बस एक ही उठाए, दो कोई ना उठाए। काजू कतली भी खाएं, ऐसा नहीं है। पार्टी मनाते जाएं, खाते जाएं। नीतू महेश्वरी दीदी एक गीत गा दीजिए जब तक जन्मदिन की। जन्मदिन की शुभकामनाएं के साथ नीतू साथ दीदी को आजादी मैसेज की। किया था भैया, बोल रहे हैं वो ऑफिस में है दीदी आज। नीतू दीदी दीदी ऑफिस में? कब से ऑफिस खोल ली? कौन से ऑफिस में है भाई? भैया ऑफिस में हूँ। ऑफिस में? आज ऑफिस में क्या लैपटॉप सही कराने गई हो क्या? भैया मंदिर से डायरेक्ट यहीं आ गई थी। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं, बच्ची के लिए गीत गा दीजिए। अलाउ नहीं, अलाउ नहीं। चलिए नंदिता उकील, नंदिता दीदी की बेटी आएंगी आज। नंदिता, क्या नाम था? नंदिता उकील। नंदिता दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। बंगाल से नंदिता दीदी। चलो बोलो। भैया नमस्ते, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। हेमंत भैया की बेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। सभी को वंदे मातरम। गाना गाएगी? हाँ हाँ जरूर गाएगी, क्यों नहीं गाएगी बेटी। आज तो तेरी छुट्टी है। Happy birthday to Happy birthday to हेलो, Happy birthday to you. Happy birthday. मुबारक हो तुमको मेरे साथ। गाओ गाओ एगो गाओ। जन्मदिन तो
ये ठीक ना जल्दी और कौन मेरे साथी कुछ तो हाथ धो कर कभी खिला दो हाथ धो वो मेरी सबको कहते हैं खिलाइए डिस्ट्रीब्यूट कर जाए थे हीरा मित्तल दीदी, एक बार आपको खिला देते फिर तुम खा लेंगे हीरा मित्तल दीदी, एक बार खिला रहे मानवी बार गई मानवी को हो गया बेटा जूम पर खिला बार बार दिन आए, बार बार ये दिल गाए, बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिल गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया। अरे मेरा माइक ही बंद है। आ, जैसा कि चौपाल पे हमारे हेमंत भाई की बेटी के जन्मदिन की आप झलकियां देख रहे हैं, जन्मदिन की। हेमंत भाई का माइक बंद है। हेमंत भैया, माइक बंद हो गया था। बोलो तो, सब बच्चे जोर से बोलो। चलो जोर से बोलो हैप्पी, जोर से फिर से एक बार। बोलो हैप्पी बर्थडे, जोर से बोलो। जोर से बोलो वंदे, जोर से एक बार बोलो फिर से वंदे, वंदे बोलो वंदे मातरम, बोलो फिर से एक बार बोलो जोर से वंदे मातरम। तुम भी बोलो, बोलो वंदे मातरम, जोर से बोलो। हाँ जोर से बोलो वंदे मातरम, बोलो। अब बच्चों को खाने दीजिए, टॉफी वगैरह केक वगैरह खाने दीजिए उनको। ठीक है, बहुत बधाई। अब आगे चलते हैं चौपाल को। चौपाल पे नंदिता दीदी अपने चौपाल पे अपने जलवे बिखेरिए। तो खाएगा। एक मिनट। आज हमारे बीच में है बंगाल से नंदिता दीदी। आप सभी के लिए। जी दीदी। हाँ बोलिए भैया, क्या क्या पूछ रहे, मुझे समझ में नहीं आया। मैं क्या पूछूं, आपने ही बोला है मैं चौपाल पे आज गाऊंगी, तो गाइए। चौपल में आने का टाइम नहीं मिलता, तो आज मुझे फुर्सत मिला तो मैंने सोचा कि आज आऊंगी, देखूंगी। बहुत दिन हो गए चौपल में नहीं आ पाती हूँ, तो अच्छा लग रहा है। आज हेमंत भैया का बेटी का भी बर्थडे है, देखा अच्छा लगा। और सबको बहुत दिन बाद देख रही हूँ, और भी अच्छा लग रहा है। रवि रंजन भैया नमस्ते। जी दीदी। और भैया मैं तो गीत गाइए। मैंने मुझे मिला है भैया से जो लिप बाम, बहुत अच्छा लगा, यूज कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा है, स्मेल भी अच्छा है उसका। गिफ्ट मिला है मुझे। और क्या बताऊं भैया, अच्छा लगता है आने से, लेकिन टाइम नहीं मिलता इसलिए। और और ये बंगाली में गीत तो सुना दो दीदी। बंगाली में गीत सुनाऊं? हाँ। अच्छा ठीक है। आज आज ओके।
तो देश का ही गाना गाती हूँ, सभी स्टेट का ही तो है इधर जी जी। भाई बहन। वो आपने एक बार बहुत पहले गाया था, वो एक था ना जो चलता था, कैसे था, एक दिन गा रही थी तुम, और इतनी बहुत अच्छा, पहले चलती थी, सुबह टीवी में चलता था, वो तो अलग बहुत अलग बड़ा है। अलग अलग भाषा में जो था सारा। ठीक है, वो फिर से एक बार तैयार करना पड़ेगा, जी करके सुनाऊंगी। जी जी आज धनुधान्य सुनाती हूँ। हाँ, जी ये तो जी थोड़ा सभी को पता ही है धनुधान्य के बारे में। जी। ধনুধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা। ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ, ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি, আমার এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। পুষ্পে পুষ্পে ভরা সাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি, গুঞ্জরিয়া আসে অলি, পুঞ্জে পুঞ্জে ধে। ওরা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে, ফুলের মধু খেয়ে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। ধনুধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা। ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। ধন্যবাদ ভাইয়া, बहुत सबको बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चौपाल बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत अच्छा। अब चौपाल के चलते हैं दूसरे चरण में। आज एक भाई का परिचय जानते हैं, उनकी जीवनी कुछ समय के लिए। तो उसके लिए हैं एस के मलिक भैया, कोलकाता से।
क्या बात है, कंडम पता ही नहीं। हाँ, एकाएक क्या किया। कर आज संक्षिप्त जीवनी हम आपका जानेंगे और उसके साथ एक बहन का भी जानेंगे। तो जी भी, आप सभी के पास 15-15 मिनट है दोनों के लिए। 15 मिनट में जितना उगल सकते हैं उगल दीजिए। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। मैं शेख मालिक कोलकाता से। और मेरा जीवन ऐसे गुजरा कि मैं गांव में जन्म के बाद का तो ख्याल नहीं है, जो यहाँ कलकत्ता आया तो उसके बाद का थोड़ा बहुत ख्याल है। तो मैं स्कूल में क्लास 2 में पढ़ता था। 6-7 या मैक्सिमम 8 साल का रहा होगा। तो उस वक्त मेरे पिताजी मुझे यहाँ लेकर चले आए। यहाँ एक्चुअली एक छोटा सा स्कूल था। हम जिस स्कूल में अभी सर्विस कर रहे हैं, इसी स्कूल के देख रेख में एक मतलब गरीब बच्चे के लिए एक स्कूल वो चलाते थे। तो उसमें फ्री एजुकेशन दिया जाता था और खाना पीना भी फ्री था। तो मेरे पिताजी ला करके उसमें स्कूल में एडमिट करवा दिए। उस स्कूल में पढ़ने लगभग 3-4 तक पढ़ते थे। और उस स्कूल में ये नियम था, हर शनिचर को स्कूल नहीं होता था, लेकिन नाश्ता के लिए जाना पड़ता था। और हर 3 महीने 6 महीने में जाके हम वहाँ पे वो हम लोग को लाइन करके खड़ा करा देते या बैठा देते, जैसे हम लोग पूजा में या नमाज में बैठते हैं उस तरह से, मतलब घुटना को मोड़ करके और आंख बंद करके फोटो उठाते थे। और वो फोटो जो है अमेरिका लंदन भेजते थे, मतलब वहाँ से पैसा आता था वो फोटो के बिना पे। तो उस पैसे से हम लोग का स्कूल का खर्चा चलता था। तो वहाँ 3-4 तक पढ़ने के बाद में जो है मेरे पिताजी और मेरे बड़े भैया वो भी इसी स्कूल में थे। वो भी गर्ल स्कूल में, गर्ल्स डिपार्टमेंट में, केमिस्ट्री लैब में वो थे। और मेरे पिताजी सेंट्रल अकाउंट ऑफिस, मतलब स्कूल का जो दोनों स्कूल का बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल का अकाउंट सेक्शन था, वहाँ पे वो बेरा चपरासी पियोन का ड्यूटी करते थे, काम करते थे। तो उस वक्त मेरा उम्र लगभग 10-11 के लगभग हो गया होगा। तो उस वक्त यूनियन के जरिए लड़ा गया कि स्टाफ का बच्चा को भी इस स्कूल में एडमिट करना होगा फ्री एजुकेशन देने के लिए। तो कोर्ट में केस चला था, तो कोर्ट में केस यूनियन के जरिए जीता गया और स्कूल बोला कि ठीक है एडमिट लेंगे, लेकिन फार्मूला पूरा करने के लिए एग्जामिनेशन देना होगा। तो टेस्ट के लिए बुलाया गया। तो टेस्ट में क्या किया कि यूनियन का 2-3 लड़के को ले लिया, मतलब जो लीडर थे, और बाकी सारे स्टाफ के बच्चे को फेल करके बोला कि ये बच्चे नहीं हो पाएंगे, इनका खर्चा हम देंगे, आप बाहर पढ़ाओ, बाहर दूसरे स्कूल में पढ़ाओ, वहाँ हम खर्चा देंगे। तो इस तरह से चलता रहा। क्लास 6 का हाफ ईयरली एग्जाम देने के बाद उस टाइम मेरे पिताजी को 6 महीना बच गया था रिटायरमेंट होने के लिए। मतलब 1989 दिसंबर लास्ट उनका ड्यूटी था और 89 जून जुलाई महीने में मेरा हाफ ईयरली एग्जाम हुआ। और उसके बाद में मेरे बड़े भैया वो भी थोड़ा यूनियन में थे, मतलब लीडरशिप में। तो वो बोले कि अभी स्कूल का जो कंडीशन है, अभी पोजीशन ये है कि बाप के जगह में बेटा को मतलब नौकरी मिल जाएगा। और साथ में उस टाइम में ये था कि नौकरी के साथ क्वार्टर्स भी दे देते थे, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा लेबर नहीं मिलते थे ना। तो इसलिए भैया बोले कि इनका पढ़ाई छुड़वा करके इनको घुसा दे। लेकिन उस टाइम में मेरा उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 16 के आसपास रहा होगा। तो
हम तो उस टाइम बच्चा पढ़ने का इसमें, और उतना हमको कुछ पूछ पाछा नहीं, और अब्बा बोले कि तुम एग्जाम छोड़ करके, स्कूल छोड़ करके तुम मेरा काम में डूब जाओ। तो मैं और कुछ ज़्यादा उनके जवाब में दिया नहीं, और मैं काम के लिए चल पड़ा। उस टाइम मेरा पढ़ाई में उतना मन भी नहीं लगता था, लेकिन मेरा मैथ थोड़ा अच्छा था, मैथ और ड्राइंग में थोड़ा अच्छा करता था। तो 6 महीना इधर उधर कैजुअल में मतलब कोई अगर एब्सेंट वगैरह होता था उस टाइम ड्यूटी किया 6 महीना, दरवानी वरवानी में किया, और उसके बाद में दिसंबर महीने में अब जब रिटायर हो गए तो मैं उनके जगह में पोस्टिंग हो गया। पोस्टिंग होने के बाद में 6 महीने के बाद में मेरे को लेटर मिल गया अपॉइंटमेंट। मतलब यहाँ जितने भी रिटायरमेंट हुए उनके बच्चे को 1.5 साल 2 साल में मिला चिट्ठी, लेकिन हमको 6 महीने में मिल गया। और कंफर्म हो जाने के बाद में जो है हम चलता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि करीब 2000 1995-96 में, सॉरी 1995-96 में मुझे ये काम से मतलब थोड़ा अजीब लगने लगा, और सैलरी भी उतना नहीं होता था। तो यही है कि उस टाइम ओवर टाइम काफ़ी होता था मेरा, क्योंकि हमको लगभग 10, 11, 12 बजे 1 बजे तक भी ऑफिस में रहना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम में जो कैशियर था वो कैशियर का काम, अकाउंटिंग का काम, जनरल का काम, प्लस उसको और भी सारे काम उसको दे देते थे, क्योंकि उसको स्कूल के अंदर में ही रेसिडेंस प्रोवाइड किया गया था। इसलिए उससे काफ़ी सारा काम उनके सर में दे करके, उसको रिस्पॉन्स दे करके उससे बहुत ज़्यादा काम उससे करवाते थे। तो वो काम कंप्लीट करने के लिए उनको रात 10, 11, 12 बजे तक रहना पड़ता था। ज़्यादातर हर महीने 15 तारीख के बाद में जो है उनको लगभग हर दिन 10 बज जाता था। तो इस तरह से चल रहा था। तो गर्ल स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो बोले कि मालिक तुम ऐसा करो, तुम पढ़ाई फिर से शुरू करो। मैं बोला मेरा तो छुट्टी होता 9 बजे 10 बजे तक, और महीना में 15 दिन तो ऐसे ही चला कट जाता है, मैं क्लास ज्वाइन करूँगा तो कैसे ये करूँगा। बोला नहीं, मैं बात कर लेता हूँ, और तुम जाके वहाँ मिलो सेंट जेवियर्स नाइट स्कूल में, तुम वहाँ जाके मिलो और मैं बात कर लूँगा और तुमको मैं गाइड करूँगा। परवीन, तो उनके बात के मुताबिक मैं जा कर के नाइट स्कूल में एडमिशन लिया, क्लास 8 में एडमिशन लिया। क्लास 8 में एडमिशन लेने के बाद में 1 साल तक 6 महीना 7 महीना तक चला ठीक उस तरह से। लेकिन उसके बाद जो सेक्रेटरी मेरा बॉस आया, वो भी लगभग हर दिन 9 बजे 10 बजे तक रहना सक मतलब वो रहना शुरू किया, और प्लस ये कैशियर दोनों मिलके मतलब पूरे महीने ही 9-10 बज जाते थे। तो किसी तरह 6 महीना जो है मैं अपने दोस्त यार में कॉलिग्स को बता समझा करके, और उनको मतलब मेरे जो बॉस थे, 1 मिनट का फोन आ गया। हाँ सर, हाँ सर, हाँ तालमिसी हो नहीं तो बरा तालमिसी या एमनी मिसी जो যেকোনো একটা নিতে পারো। ঠিক আছে। तो मैं क्या बोल रहा था, भूल गया। क्या बोल रहा था मैं भूल गया। हाँ, इसी तरह इस तरह चल रहे थे। तो बॉस जो आए उस टाइम में नया, वो भी रात के 9-10 बजे आते थे। तो किसी तरह मैं दोस्त यार को और कॉलेज को समझा बुझा करके चला जाता था,
उनको बोल के कि इस तरह से मैं नाइट स्कूल ज्वाइन किया हूँ और मैं सारा कुछ कर दे रहा हूँ, सिर्फ आप जब जाइएगा आप उनको बोल दीजिएगा, वो आकर के सिर्फ ताला बंद कर देंगे। क्योंकि मैं उस टाइम में क्लास में रहता था। तो इस तरह से भी 5-6 महीना चल गया, लेकिन उसके बाद नहीं हो पाया। वो बोलते थे नहीं, मुझे कुछ ऐसा काम करना पड़ता है जो फाइल वाइल निकाल के देना पड़ता है, तो फाइल वाइल निकाल के देने के लिए कोई होता नहीं था, और जिनको मैं बंद करने के लिए बोल के जाता था तो वो नहीं कर पाते थे, इसलिए मुझे स्कूल भी छोड़ना पड़ा। मतलब क्लास 9 का एग्ज़ाम देने के बाद में, क्लास 9 का हाफ ईयरली एग्ज़ाम देने के बाद में मुझे नाइट स्कूल भी छोड़ना पड़ा। उसके बाद में वो चल रहा था, तो मेरा इच्छा था कि क्लास 10 कम से कम कर ले, लेकिन नहीं हो पाया। जो भी हो, उसके बाद में ये ड्यूटी से भी मैं थोड़ा तंग आ चुका था। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं न्यूज़पेपर में देखा था, इंग्लिश पेपर में, तो एक क्रूज शिप में वो बेल बॉय का वैकेंसी है। तो उसके लिए मैं 5,000 उन लोग डिमांड किए, तो 5,000 मैं जुगाड़ करके बैंक में गया जमा करने के लिए। तो वहाँ पर सुनने मिला कि इस तरह से ये फ्रॉड कर रहे हैं, तो मैं वहाँ से बच गया, वहाँ पास चला आया। फिर दूसरा काम मैं कर रहा था, मतलब खोज कर रहा था। उसके बाद में कुछ नेटवर्किंग मार्केटिंग में भी किया, और उसके बाद में फिर आपका 20 मार्च को मेरा शादी हुआ। शादी होने के बाद में जो है मैं कुछ अलग इसमें आ गया था, लेकिन ज़्यादातर मैं कुछ बोल नहीं पाता था। बड़े भाई और अब्बा इस तरह बोल के गए थे कि तुम्हारा जो भी कुछ होगा, तुम्हारा जो भी सैलरी हो और डीए हो, जो भी हो, तुम भाई के हाथ में देना, और वो मतलब घर का खर्च, पूरा खर्च वो संभालेगा। तो मैं पूरा सैलरी और डीए बोनस जो भी मिलता था मैं उनके हाथ में, मतलब वो अगर नहीं भी होते थे उनके शर्ट के पॉकेट में या घुसा देता था। तो सिर्फ मैं ओवर टाइम जो मेरा होता था वो 200, 250, 300, 400 रुपये उस वक्त वो मैं रखता था, वो खर्चे से। लेकिन कुछ दिन चलने के बाद में जो है मेरे बड़े भाई का लड़की का शादी हुआ। शादी के टाइम में कुछ ऐसा मामला हुआ कि हम दोनों भाई अलग हो गए। अलग हो जाने के बाद में और भी थोड़ा टेंशन आ गया। उस वक्त मैं कुछ घर संसार परिवार के संबंध में कुछ मेरा नॉलेज नहीं था, क्योंकि सारा कुछ तो भैया करते थे। तो ये सब तो चल रहा था, लेकिन ऐसा हुआ कि अलग हो जाने के बाद में जो है मेरा टाइम यूँ समझिए कि इतना बुरा चल रहा था कि आधा से ज़्यादा पैसा सिर्फ डॉक्टर खर्च में चला जाता था। एक माँ का बीमारी था और दूसरा पत्नी का बीमारी था, कुछ ना कुछ लगा रहता था। तो आधा से ज़्यादा पैसा चला ही जाता था और खर्च वगैरह नहीं हो पाता था। मैं लोन पर लोन लिए रहता था। तो मुझे संभाला नहीं गया, तो मैं क्या करूँगा। कई बार बुरा ख्याल आया, लेकिन फिर अपने आप को संभाल लिया था। तो ऐसा हुआ कि मेरे बड़े भैया कुछ दिन तक बात नहीं किया, लेकिन करीब 2-3 साल बाद में जब हमसे बात हुआ, 2001 था। उस वक्त बात जब हुआ तो थोड़ा आना जाना उनके घर में ये चल रहा था। उस वक्त जो दूसरा एक सेक्रेटरी आया, वो हमको मेरा काम से बहुत उसको प्रभावित था, और वो हमको
केमिस्ट्री लैब में भेजना चाहा, क्योंकि उस टाइम केमिस्ट्री लैब में जो थे वो रिटायर कर गए, और वो रिटायर करने के बाद में वो केमिस्ट्री टीचर जो थे वो जब सेक्रेटरी को बताया कि ये 2 महीने के बाद में रिटायर हो जाएगा, तो इसके जगह में कुछ ऐसा आदमी दीजिए ताकि ट्रेंड आदमी तो केमिस्ट्री लैब संभाल सके। तो मुझे सेक्रेटरी बुला करके बोला कि तुमको वहाँ जाना है। मैं बोला सर मेरा कोई डिग्री नहीं है, क्लास 10 भी मैं पढ़ा नहीं हूँ, क्लास 8 9 तक पढ़ा हूँ, और मुझे केमिस्ट्री का कोई भी नॉलेज नहीं है, और मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं उनको इनकार कर दिया। वो बोले कि नहीं, तुमको जाना है, मैं जानता हूँ तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज है और तुम उस लैब को संभाल सकोगे। तो मेरा तो डर से हालत ख़राब हो रहा था। एसिड वगैरह का वो तो थोड़ा बहुत सुना हुआ था कि एसिड वगैरह वहाँ बहुत गैस वैस होता है, प्रॉब्लम होता है। तो मेरे भाई भी केमिस्ट्री लैब में, तो मैं भैया से उस टाइम में बात किया कि ऐसा ऐसा बात है। मैं तो ना बोल दिया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं तुमको जाना ही होगा। तो क्या करें कैसे? तो बोले कि ठीक है तुम जाओ, हम तुमको ऐसा कुछ प्रॉब्लम अगर होगा तो हम संभाल लेंगे। तो मैं चला गया। तो लेकिन जो रिटायर होने वाले थे वो 2-3 महीने उनको मतलब सैलरी दे करके हमको ट्रेनिंग करने के लिए वो रख दी। लेकिन 3 महीना में वो क्या हमको समझाएंगे और क्या ये बताएंगे, वो खुद ही जो कुछ भी मैं उनसे पूछता था वो बोलते थे कि उसमें तो लिखा हुआ पढ़ लो। अब जितने बार भी जो कुछ भी पूछा वो वही बात बोलते थे। तो इस तरह से 2-3 महीने कर गया, वो रिटायर होकर चले गए। लेकिन टीचर जो थे वो हमको किताब के सहित और प्रैक्टिकल बना करके वो दिखाया करते थे। वो भी उनका भी उसी साल, वो लास्ट ईयर था, वो 1 साल में ही हमको लगभग 50% समझा चुके थे। तो 2 एग्ज़ाम, एक हाफिज़ एग्ज़ाम और क्या बोलते हैं रिहर्सल एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम वो करने के बाद में वो रिटायर हो गए। और फाइनल टर्म में हमको खुद को संभालना पड़ा, क्योंकि उस टाइम में नया टीचर आ गए। नया टीचर उतना मतलब उनको कंटेंट में ज़्यादा सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, तो उनको उतना आइडिया नहीं था। वो तो मतलब बोल नहीं पा रहे थे। तो मेरा जो पहले का ये था मतलब आइडिया था, उसी के मुताबिक मैं क्लास 12 का हाफिज़ एग्ज़ाम जो है उसको संभाला। तो ये चला इधर मतलब सर्विस का ये। और यहाँ से निकल के अब लाइफ की तरफ आते हैं। तो लाइफ में आपका बचपना में ऐसा कोई खास मैं कांड नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बहुत छोटा टाइम से 7-8 का उम्र से कलकत्ता आ चुका था। तो यहाँ तो जो स्कूल जाता था, जो स्कूल बोला था कि बाहर स्कूल में पढ़ा हम खर्चा देंगे, तो उस स्कूल में जब पढ़ता था तो मैं 10 बजे 10:30 बजे स्कूल का टाइमिंग था। मैं सुबह में लगभग पिताजी 7:30 पौने 8 बजे ड्यूटी में चले जाते थे, भैया भी चले जाते थे। हमको भात दाल और अगर कुछ ऐसा हल्का फुल्का सब्जी बनाना हो तो वो भाजी वाजी वो बना देते थे, और अगर तरकारी बनाना होता था तो हमको मसाला वसाला पीस करके हम स्कूल जाते थे। और स्कूल से आते थे मैं लगभग 4 बजे के टाइम में। 4 बजे आने के बाद में सबसे पहले तो मैं कभी कभी ड्रेस ना खोल के भी मैं खाने के लिए बैठ जाता था। मतलब भूखा इतना ये होता था, क्योंकि टिफिन में ज़्यादा कुछ पैसा हमको नहीं मिलता था। पिताजी एक 10 पैसा और एक 25 पैसा देते थे। कभी कभी 10 पैसा नहीं होता था तो 20 पैसा और एक 25 पैसा देते थे। और इस तरह से टिफिन खर्चा मिलता था। लेकिन मैं पाँव दबाते हुए दीवार के साइड में उनका ड्यूटी का कोट लटका हुआ रहता था,
साइड में 2 पैकेट था, वहाँ पॉकेट होता था, उस पॉकेट में पिताजी खुदरा पैसा रखते थे। वो पाँव दबाते हुए में मैं कुछ वहाँ से 10-20 पैसा या 1 रुपये 2 रुपये कुछ न कुछ निकाल लिया करता था 2-4 दिन में। तो उसके बाद में पिताजी को भी समझ में आ गया कि ये मेरा पैसा कुछ निकल जा रहा है, तो वो क्या किया कि गिन के रुमाल में बांध के रखना लगे। तो गिना हुआ पैसा में से नहीं निकाल पाता था, तो क्या किया कि पिताजी का एक और आदत था, पहले वो पॉन्ड्स का बड़ा वाला डिब्बा आता था, उसको सामने से छेदा करके उसमें 98 54 1 रुपया 2 रुपया उसमें घुसा के रखते थे। तो मैं क्या करता था, ब्लेड को आधा तोड़ देता था, क्योंकि पूरा ब्लेड उसमें घुस नहीं पाता, आधा तोड़ देता और उसको उलट करके क्या बोलते हैं, आधा ब्लेड को घुसा करके और ब्लेड में कुछ 98 हो 54 हो जो भी हो उसको टान लेता था। इस तरह से भी मैं टिफिन खर्च चलाता था। कभी कभी ज़्यादा ज़रूरत होता था तो पॉकेट से 10-20 रुपए भी निकाल लिया करता था। मतलब कहीं दोस्त लोग के साथ कहीं जाना वाना या पिक्चर वक्चर देखना होगा तो कभी कभी पॉकेट से 10-20 रुपए भी निकाल लेता था, लेकिन पता चल जाता था, मार भी खाता था। और शनिचर इतवार तो मेरा मार बंधा हुआ था, एक बंगला फिल्म के लिए और दूसरा हिंदी फिल्म के लिए, और एक दिन था आपका जुमेरात, क्या बोलते हैं, बृहस्पतिवार, चित्रहार होता था 7:30 बजे 8 बजे, उस दिन भी मार होता है। लेकिन कुछ कोई हफ्ते बच जाता था कि इसलिए कि बगल में मेरे करीब 2 किलोमीटर दूर में मेरी फूफू रहती थी और फुफेरा भाई वगैरह रहते थे, तो पिताजी हमेशा वहाँ जाते हैं और वहाँ से बाजार करके भी लाते थे। तो वहाँ जिस दिन चले जाते थे और उस बीच में मैं जाके अगर टीवी देख के या फिल्म देख के या चित्रहार देख के आ गया तो उनको नहीं पता चलता था, लेकिन मेरे आने से पहले अगर वो आ जाते थे तो उनको पता चल जाता था कि ये टीवी देख के या फिल्म देख के या चित्रहार देख के आता था, उस दिन मार जरूर लगता था। तो इस तरह से चलता था। और एक बार ऐसा हुआ कि इतना मतलब मन उकता गया था कि एक रात को मैं चला गया, मतलब गुस्सा होकर घर से निकल गया और जा करके सिनेमा हॉल के बाहर में सीढ़ी में सोया था। वहाँ मुझे एक हिजड़ा मिल गया, वो हमको ले गया, लेकिन अच्छा घर में सुलाया वलाया, दूध पिलाया और सुबह में हमको नाश्ता वास्ता करके कुछ पैसा भी दिया। हम बोला कि हम पिताजी से ऐसे गुस्सा होकर के आए हैं, हमको घर जाना है, तो हमको कुछ पैसा भी दिया ताकि बस में हम जा पाए। उस टाइम में 20 रुपये या 22 रुपये भाड़ा था बस का। तो मैं उस पैसे से नहीं सॉरी, मैं फूफू के यहाँ चला गया। वो हमको पैसा दिया लेकिन मैं फूफू के यहाँ चला गया। फूफू को जाके बताया कि ऐसे ऐसे पिताजी मारे हैं। फिर पिताजी को खबर दे के बुलवाया करके फिर हमको लिया। दूसरी बार हुआ था तो मैं गांव चला गया था। दूसरी बार भी मैं गुस्सा होकर के गांव चला गया था। एक बार ऐसा हुआ, गांव में मैं छोटी फूफू, मतलब मेरी पत्नी की माँ छोटी फूफू है, हमारे रिश्ते में शादी हुई है। तो ये बचपन की बात है, मतलब बचपन उस टाइम में स्कूल लाइफ था। तो मैं एक बार उनके घर में गया हुआ था, फूफू के घर में। तो मेरी पत्नी जो है वो 5 रुपए चोरी करते हुए उसको मैंने देख लिया था। वो चोरी करके क्या बोलते हैं, तकिया के गिलाफी में रखी हुई थी। मैं वहां से निकाल करके ले आया। और लाया कैसे, मतलब मैं तो पैजामा और पंजाबी सेट पहना था। पैजामा के जर्मन जहाँ घुसाते हैं उसमें घुसा करके मैं वहां से चला गया अपने नाना के घर में। नाना के घर में जाकर के वहाँ नाना को साथ में लिया और नाना को साथ में लेकर के मतलब घर आया। तो मैं नाना को इसलिए लिया साथ में कि उनको
मतलब एक गवाह के तौर में खड़ा करने के लिए। तो गवाह के तौर में क्या जरूरत थी, इसलिए कि मैं रास्ते में आते हुए मैं पेशाब करने के लिए बैठा और वहां से मैं 5 रुपया उठा करके नाना को दिखाया कि नाना यहाँ पर 5 रुपया गिरा हुआ था, ये हमको मिला। तो नाना भी खुश हो गए और घर में जाकर के माँ को बताया, लेकिन खर्च वर्च तो हो गया। अब अम्मा आई थी छोटी फूफी के घर में, तो वहाँ पे इस तरह का इनका जो 5 रुपया चोरी हुआ था उसी दिन, तो उसी दिन मैं वहाँ से चला आया था। वो फूफू शायद मेरी माँ को पूछी, तो माँ बोलती कि हाँ वो तो बोल रहा था कि रास्ता में उसको पेशाब करना बैठा था, वहाँ उसको मिला। बोला ना वो उसको वहीं से डॉली का जो है चोरी करके ले गया, पैसा छिपा के ले गया। वो पता चल गया। और दूसरा ऐसे तो बगीचे का आम वगैरह या केला वगैरह ये सब चोरी वोरी करके खाया। खेल धूल में फुटबॉल वगैरह खूब खेला, गोली डंडा खेला, गुल्ली खेला, आपका और क्या बोलते हैं लुका चोरी खेला, कबड्डी खेला, वॉलीबॉल खेला। वॉलीबॉल शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते। वॉलीबॉल ऐसा होता है, क्या बोलते हैं, अंडा का शेप जैसा होता है ना, ओवरी टाइप का, उस टाइप पर होता है। मतलब पूरा गोल नहीं होता, ये शेप होता है, इस तरह का शेप होता है, इस तरह अंडा का जैसे। वो बॉल हाथ से ही खेला जाता है, वो खेला। और आपका ताश वाश खेलना नहीं आता था, एक कुछ दिन 5-7 साल पहले थोड़ा बहुत सीखा था, वो भी फिर भूल गया। गेम में इतना कुछ खेला। और क्या बताएं। हाँ, और बाकी का मेरी पत्नी डॉली भी बताएगी। वंदे मातरम भैया। दीदी वंदे मातरम। ये तो अपना कहानी बताए, लेकिन अधूरा अधूरा बताए थोड़ा। हमको बचपन में ज्यादा तकलीफ नहीं आया, क्योंकि मेरा पापा पुलिस में नौकरी करते थे, तो तकलीफ नहीं हुआ, घर में सब कुछ मिला। तो पापा का रिटायर का बाद हम लोग को थोड़ा तकलीफ आएगा है। मेरा भाई बहन मतलब दोनों ही है। और मेरा भाई मतलब भाई मेरा हमसे बड़ा है, दादा बोलते हैं, और बहन है नहीं। बचपन से खुशहाल जिंदगी कटा। अच्छा स्कूल में भी पढ़ने गए हैं। तो हम लोग थोड़ा लेट हुए हैं, पापा का नौकरी का वजह से। पापा का साथ में ज्यादा टाइम नहीं बिता पाए। तो मेरा इस पापा का शादी का प्राय 30 साल बाद मेरा भाई बहन हुए, बहुत लेट में। तो जब हम लोग 14 साल था मेरा उम्र, तब पापा रिटायर हो गए। तब हम क्लास 8 में पढ़ रहे थे। तो पापा रिटायर होने के बाद बहुत बीमार होते थे, मतलब हमेशा डायबिटीज तो था उनको, और हमेशा वही ये शुगर था, तो उनको बार बार हार्ट अटैक आता था। तो ये पानी वाला जमीन, जो चाष करने वाला जमीन था, बहुत सारा माऊ वाला बिक दी पापा के चलते, जो बहुत दवा में खर्चा हुआ उस टाइम। तो पापा बीमार थे बोल के मेरा शादी भी जल्दी करा दिया। जो मेरी बोलते थे एक तो बेटी है, उसका शादी देख के जाएंगे। तो मेरा शादी का 2-3 साल भी डेट भी कर गए पापा। तो हमको शादी के बाद बहुत तकलीफ आई इनके घर में, मतलब हर बात में पकड़ धक्कड़, खाना पीना में, कपड़ा लत्ता में।
फिर भी वो सब बर्दाश्त कर लिए थे हम लोग। मेरा साथ में बहुत बहुत तकलीफ झेले, बहुत जो क्या बताए। आपसे अगर पहले मिलते तो शायद मेरा मेरा जो जो अनमोल चीज खो गया वो आज साथ में रहता। मेरी पहली बार की बेटी नहीं है, वो 19 साल की थी, डेट कर गई। ये कीटनाशक वाला दवा खाली। घर वाला हम लोग को सहारा देंगे क्या, उस टाइम ताने मारते थे ना। और शादी के बाद इनके घर में बहुत बात पकड़ होता था। मेरा बच्चा कभी दूध का पीने का भी इतना हिंसा होता था, क्या बताए बे। हम बहुत बर्दाश्त कर लिए बच्चा लोग के खातिर। और डॉक्टर भी मेरा साथ में बहुत रॉन्ग ट्रीटमेंट किया। जब 2000 साल में 99 साल में यहाँ आए थे यहाँ पर कलकत्ता में, तो 95 में तो शादी हुआ था, 96 में बड़ी वाली बेटी हो गई थी। वो वाली बेटी को यहाँ स्कूल में पढ़ाने के लिए लेके आए थे। तो फिर जब हम दोबारा प्रेग्नेंट हुए तो 9 महीना में मेरा 9वां महीना चल रहा था। 20-22 दिन बाकी था। मेरी जेठ की बेटी आई थी देखभाल करने के लिए हमको। और वो कहा कि 16-17 साल की थी वो एक दिन हम शाम का टाइम पलंग में से सो के थे, वो आके धार में सो के थे और वो आके मेरा ऊपर बैठ गई जैसा। तो हम बहुत डर भी गए और बच्चा तो उसी टाइम में डेथ हो गया पेट में। तो ये घर में नहीं थे। इनको बोले जब रात 10 बजे आए तो हम बोले से जो इसी पेट में बढ़ गई, हमको बच्चा उतना साड़ा नहीं दे रहा। तो उसका दूसरा दिन हॉस्पिटल ले गए हमको, जहाँ पर हम दिखाते थे। तो लोग को बोले, उसका बात नहीं बोले, हम बोले 3 साल की बेटी मेरे ऊपर गिर गई थी। वो लोग बोला जल्दी सोनोग्राफी करो। सोनोग्राफी किए तो बोला जो सोनोग्राफी वाला जो कर रहा था वो बोला जल्दी जल्दी से तुम एडमिट हो जाओ, तुम्हारा बेबी ठीक नहीं है। तो डॉक्टर हमको पूछी जो तुमको कैसे लग रहा। हम बोले बच्चा जितना ज्यादा हिलडोल कर रहा था करता है उतना नहीं कर रहा, हल्का कर रहा। तो इनको समझा दी जो एक जार का अंदर जैसा कुछ रख के हिलडोल करने से वैसी कर रहा, आप लेके चली जाइए, जब डेट पूरा होएगा तब आइएगा और आप अगर पेन होगा तो बताइएगा। ये भी वैसे समझ के लेके आ गए। 22 रोज मेरा पेट में मेरा बच्चा था भैया, 22 रोज। तो हमको पता ही नहीं यार, हम भी इतना बुद्धू थे उस टाइम। बच्चा जो हील डोल कम कर रहा, हम सबको बोले हैं, ये हमको बता ही नहीं जो बच्चा पेट में डेट हो गया। तो जब डेट मुझे लेके गए हैं, हमको केबिल रूम में 2 दिन रखी है, नॉर्मल में कराएगी बोल के। पहली बेटी मेरा सीजर था। तो 2 दिन तक हमको केबिन रूम में रखी है, दर्द हो रहा। हम बोले जब पहले गए थे हॉस्पिटल तब बोली थी जो पहला तुम्हारा सीजर है फिर भी सीजर होएगा, नॉर्मल में नहीं होगा। तो हम नर्स लोग को बोले, हम बोले मेरा तो सीजर होने वाला था, 2 दिन हमको ऐसे काय फेंक के रखे हैं। तब वो लोग बोली तुमको पता नहीं तुम्हारा बेबी ना नुकसान हो गया, और नुकसान वाला बेबी क्यों कराओगी। तब 2 दिन तक रखे, ऐसे नहीं हो रहा था। तो कहा कि दूसरा दिन शाम को हमको बेड में छोड़ दी। तो ये लोग देखने गए थे, ये गए थे, मेरे जेठ और जेठानी दोनों गए थे, तीनों गए थे। तो बगल की सब औरत लोग बोली 2 दिन से तो कुछ खाई नहीं, उसको दर्द कैसे होगा। तब इसका हॉस्पिटल में नीचे जाके दूध लेके आए, गरम गरम दूध में 1 गिलास दूध में हॉर्लिक्स घोल के दिए, तो हमको पेन जो होने लगा।
तो फिर मेरी जेठानी नर्स को बुला के लाई, लेके गई तो नॉर्मल में हो गया। तो बच्चा का ऐसा वैसा भुइया लग गया था, जैसे क्या बोलता है 22 दिन पेट में हमारा बच्चा था। तो उस टाइम मतलब हमको इन्फेक्शन होके इतना फूल गए थे, 90 किलो वजन हो गया था। जब यहाँ कलकत्ता आए थे 40 किलो वजन था। बच्चा होने के बाद जो इन्फेक्शन हो गया 90 किलो हो गया, इतना फूल गए। यही वजह से थोड़ा बहुत इनको तकलीफ हुआ, डॉक्टर बार बार दिखाने लगे। उसका बाद में भी डॉक्टर सब बोला जो ये हो गया, थैरो हो गया, इतना फूल गया देख के थैरो हो गया बोला। बहुत ट्रीटमेंट कराए, तो उसका बीच में भी 2 महीना 3 महीना ऐसे बेबी सब नुकसान हुआ। तो ये डॉक्टर को पूछे अब ऐसा काय हो रहा, जो वो लोग बोली जो उसका बच्चा दानी में चोट पहुंचा है, इसीलिए बच्चा नुकसान हो जा रहा। तो फिर एक बार 5 महीना तक भी रुका, 5 महीना बाद फिर नुकसान हो गया। तो उसका बाद जो अभी की बेटी है उसका टाइम जब 1 महीना 2 महीना हुआ तब बोली जो आप दाम वाला वो 500 रुपये वाला इंजेक्शन लिखी उस टाइम, 7 महीना तक लेने पड़ेगा, एक दिन छोड़ छोड़ के। तब इंजेक्शन का दाम तो नहीं पता था उस टाइम, इनका सैलरी बहुत कम था। और ऊपर से हम लोग जो अलग हो गए 2000 साल में, और मेरा जेठ जो भासुर थे वो घर का जिम्मेदारी से एकदम हाथ धो लिए। और इनके 5 बहन बाप माँ और मेरी सास को हमेशा बीमारी लगा रहता था, सबका जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गया। वो एकदम बोले हमसे पास नहीं है। उनका तीनों बेटा पढ़ता है था उस टाइम, उनका मतलब उनका 5 तो बच्चा, 2 लड़की 5 ये 3 बेटा। तो मेरा बच्चा लोग पढ़ रहा, हम खर्चा नहीं दे सकेंगे, इसलिए इतना परेशान थे, लोन लेते थे हमेशा मतलब। और उस टाइम डॉक्टर लिख 300 रुपया वाला इंजेक्शन मतलब 2003 में, सैलरी बहुत कम था उस टाइम। तो जब गए इंजेक्शन लेने, तो ये वहाँ बोला 500 रुपया दाम। हम बोले इतना दाम दे कि अब इंजेक्शन लेंगे, ये 7 महीना तक लेने बोली है, अब हम मत लेंगे, जाके बोलिए जो कम दाम वाला इंजेक्शन। हाँ पहले ज्यादा दाम वाला लिखा था, कम करके 500 रुपये वाला लिखा। तो 7 महीना जब ये बोले जो इतना दाम वाला इंजेक्शन हम लोग नहीं ले सकते, तब थोड़ा दाम कम आया। तो हम 7 महीना तक इंजेक्शन लिए, एक दिन छोड़ छोड़ के। वो कितना मोटा मोटा सुई होता था, उनको कमर में बहुत लगता था। तो आज ये साल भर सफर भी नहीं किए, ना मैके गए ना कहीं गए, यहीं थे साल भर 1.5 साल। उसका बाद ये जब ये वाली बेटी थी तो डॉक्टर ने बोली तुम्हारा तब नॉर्मल में हुआ है, तो ये बार भी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन हमको पेन ही नहीं उठा। जब डेट दिस तो मतलब जो डेट में होने का था पेन ही नहीं उठ रहा, खाली जैसा बाथरूम लग रहा, बार बार बाथरूम जा रहे। मेरी माँ और सास दोनों आई हुई थी, वो लोग बोले तुम बार बार बाथरूम क्यों जा रही है। हम बोले बार बार बाथरूम जा रहे, हमको जैसे बाथरूम ही लग रहा। तब ये लोग लेके जाके भर्ती कर दिए। तो हॉस्पिटल में ना दवा ना सिलाई ना इंजेक्शन जो पेन होने के लिए कुछ देगा, कुछ नहीं। ऐसी रात भर रखा, तो सुबह में आई डॉक्टरनी 9 बजे, ये भी गए, बोली जो इतना सारा बच्चा इसका नुकसान हुआ है, तो अभी नॉर्मल के लिए नहीं छोड़ सकते, सीजार करने पड़ेगा। तो उस टाइम बोली जो ये मतलब 25 से 30 हजार लेगी। तो ये आके इनका दोस्त लोग से सब सलाह लिए, तो लोग बोला जो वहाँ कराने की जरूरत नहीं है, तुम दूसरा जगह लेके चलो। वो अभी मतलब 30 बोल रही, बाद में 40-50 में चली जाएगी, तुम इतना है क्या पैसा। तब वहाँ से निकाल के दोपहर में लेके दूसरा नशे इसमें मतलब थोड़ा कम में जहाँ होगा वहाँ ले गए। तो
सुबह 9 बजे बोली थी, रात का 9 बजे जाके हमको ऑपरेशन की। ऑपरेशन की रात का 12 घंटा बच्चा ठीक ही था, लेकिन वो लोग पहले डरा देती है जो जल्दी जल्दी ऑपरेशन करो, आप रिस्क नहीं लेंगे। उसका बाद तो और एक तो बेटी हुई, और हम लोग बच्चा नहीं लिए। यही बात का तकलीफ, जो पहली बेटी जो थी वो नहीं है, फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, एग्जाम भी चल रहा था उसका। दोस्त लोग से क्या बातचीत की, गुस्सा से घर में कॉकरोच मारने वाला दवा मारने आता है जो ट्रेन में, हम लोग मांग के रखे थे घर में। छोटा छोटा कॉकरोच हो जाता है ना गैस के पास में, देने के लिए, और वो खा ली, वही वाला खा लिया। देखिए हम लोग का बगल में नर्सिंग होम इतना बड़ा ना, डॉक्टर लोग भी नहीं है उसमें। और मेरा सामने, आँख का सामने मेरा दम तोड़ दी मेरे गोदी में। बात करो। डॉली दीदी, जल खाओ जल खाओ। माली दादा दीदी के एकटू जल दाओ। ये जो है ना गोविंद भैया, ये डॉली दीदी बहुत कुछ सह चुके हैं। एक दिन ये बात मैंने भी सुनी है, दोनों को बहुत ही दुख है, अपनी बेटी को इतना बड़ा होके गया ना, तो बोलते बोलते रोती है बहुत ही। दोनों को ये बहुत एक ही दुख की बात है। मुझे भी बहुत ये लगता है, सुन के लगा था। अभी बोलने ही नहीं पा रही है। और तो दो बेटी है, अब दोनों को अच्छा है, अच्छी तरह से रह रही है। ওদেরকে নিয়ে তো ভালো আছো না তোমরা? ভালো থাকো, ওরা ভালো ভালো আছে মেয়ে দুটো। जो बेटियां है दो, उनको लेके अच्छा रहना है ना भैया। आशीर्वाद कीजिए आपको, बाकी का जिंदगी अच्छा से गुजर जाए। और कुछ बोलना चाहिए? भैया क्या बोले, अभी 2018 से इनका सैलरी बढ़ा, तो थोड़ा बहुत खुशहाली जिंदगी अभी चल रहा। मेरा पास क्या बोलेंगे, मेरा पास बोलने अच्छा नहीं लग रहा, बेटा नहीं है बोल के जायदाद से भी इनको बेदखल कर दिया मेरा ससुर। बोले तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम जगह लेके क्या करेगा, बेटी तो तुम्हारा तो बेटी शादी होकर चली जाएगी। तो मेरी माँ का नाम का जगह, मेरा पापा का पास बहुत काफी जगह है, तो उसी का थोड़ा बहुत मेरी माँ देखी गई है हमको। इतना इनका घर से हमको, मतलब क्या बोलेंगे, ये सब जब मेरा बच्चा डेट कर गई, हमको जो सहारा देंगे उस टाइम नहीं, ताने मारने लगी। हम लोग दूसरा का बुराई किए थे, इसीलिए में हम लोग का साथ बुराई हुआ। यहाँ तक के सब दिन मेरा ससुर क्या बोलेंगे, वही ना बच्चा में फर्क करके गए, तो बोलने में अच्छा नहीं लगता है घर के बारे में। ये हमेशा घर वाला को पहले रखते थे। मेरी सास का जो दवाई खर्चा, खाने पीने का सब खर्चा हम लोग नहीं खा के भी पहले भेज देते थे, फिर भी उनका नजर में हम लोग खोटा सिक्का बन गए। क्या बोले, बेटी हुई है बोल के हमको जायदाद से इनको बेदखल कर दे, बोले तुमको जगह दे,
होगा, मेरा पोता लोग रहेगा, शांति लाभ देगा। और क्या बोलूं। भैया यही मेरा कहानी है। दुख के दिन गए, सारे दिन एक जैसे नहीं होते। अब आप अगर आप पहले को देखें और आज को देखें तो आज बहुत अच्छा, अल्लाह का मतलब लाख लाख सीधा शुक्र है, उल्टा है, भगवान का बहुत पाताल से बहुत आसमान में है। क्योंकि अगर हम आज, जब तक पुराने बच्चे नहीं मालूम है, आपको तो मालूम है लेकिन हमें नहीं मालूम था, तो आज अब आप जो दिखते हो आसमान दिखते हो, तो पाताल से ही आसमान में का सफर है। और ऐसा कोई जीवन नहीं है जो दुख का नहीं है, सबके दुख सुख का जीवन चलता रहता है। सुख दुख जो है भाई भाई है। और जो नसीब में मतलब आज मतलब ये समझिए कि पहले से तो आप आज अपने आप को बोल्ड भी मजबूत करते हो, अपने आप को महसूस करते हैं। अभी अब मैंने देखा, अभी थोड़ी देर पहले आपका फोन आया, आपने किसी को बोला कि हाँ जी ये चीजें ले लो। मतलब आज एक अलग जीवन का महत्व बनता जा रहा है। कुछ अच्छे कर्म हैं जो आज रुतबा भी है, अपनी पहचान भी बन रही है, सेवा सेवा भाव सेवा का कार्य भी चल रहा है। दोनों बेटियां भी अच्छे तरीके से पढ़ रही है, जॉब भी कर रही है, जो भी है काफी अच्छे हैं। जितने दुख मिले थे अब सुख मिल रहा है। यहाँ काफी मतलब यहाँ मैं जब नौकरी में अपॉइंटमेंट हुआ आवाज था, थोड़ी कम आ रही है आपकी। मैं जब अपॉइंटमेंट हुआ था 1990 में, 1990 में, उस टाइम लगभग यहाँ स्कूल के अंदर में लगभग 40-42 स्टाफ रहते थे, मतलब रेसिडेंट। बाहर में तो लगभग 15-16 रहते थे, लेकिन 40। अभी सिर्फ 4-5 जने हैं। जितने भी रिटायर हुए उनके जगह में सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में घुसा रहा है। अभी ना ही बाप के जगह में बेटा का रोल है और ना ही क्वार्टर का रोल है। ये अभी का पोजीशन है। और अभी क्या बोलते हैं, यूनियन का भी हम लोग का कोई मतलब होप नहीं है, क्योंकि यूनियन करने के लिए आपका कम से कम 15 मेंबर होना चाहिए। अभी 15 मेंबर भी नहीं है। और अभी स्कूल का हालत भी अच्छा नहीं है। ये मतलब बच्चे लोग यहाँ है, यहाँ पढ़ रही है बोल करके, नहीं तो हमको कभी कभी इच्छा करता है कि नौकरी छोड़ करके कुछ ना कुछ अपना छोटा मोटा धंधा कर ले। लेकिन अभी बच्ची लोग पढ़ रही है, थोड़ा बाकी है, कॉलेज कर रही है, इसलिए महसूस करके रह रहे हैं। बाकी भगवान आगे जैसा रखे, खुश है। अच्छे दिन ही होंगे, अब सारे दिन अच्छे आने आने वाले हैं। और 2 बच्चे हैं, इन्हीं दोनों बच्चों के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि आप दोनों का अपना एक दूसरे के प्रति साथ जो है वो अपने आप में अनमोल है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आप लोगों का आशीर्वाद दुआ चाहिए सब भाई बहनों का। जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपके जीवन से न जाने किस किस को हौसले भी मिल रहे होंगे, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो चौपाल पे आज आपकी जीवनी को सुनकर रोंगटे तो जरूर खड़े हुए, लेकिन सीखने को भी मिला। मतलब इसको कहते हैं कड़वी सच्चाई। और चौपाल पे सच्चा अनुभव और सच्चे अनुभवों के साथ कल जैसा हमने 2-3 बहन, एक चाचा जी को और 3 बहनों की जीवनी को सुना, और आज सुने, तो हर कोई हर एक जैसा है नहीं है। लेकिन एक बात है कि हर किसी को यहाँ पे जीवन तो काटना ही पड़ेगा। जो इस जीवन में आया है उसे काटना ही है, और कटेगा ही कटेगा, चाहे जैसे मर्जी कटे। तो जाहे विधि रखे राम, ताहे विधि रही है। मेरे पिताजी दादी का भी जीवन अगर जो जीवनी जो सुने हम उसको अगर याद करते हैं तो उससे मतलब हमसे कई गुना ज्यादा वो लोग झेले हुए। मतलब
और 1954 में मतलब पूरा डूब चुका था। पूरा बोलते हैं कि पूरा कलकत्ता से लेके गांव तक कमर तक पानी में वो लोग 3 दिन में पहुंचे। जहां हम लोग अभी 3.5 घंटा में पहुंचते हैं, वो लोग 3 दिन में पहुंचे थे और घर द्वार टूट मतलब खत्म हो चुका था। और यहाँ आकर के जो मेरा चचेरा दादा वगैरह थे, उस टाइम में उनके पास सहारा के लिए जब गए तो वो 1-2 टाइम खिला करके बोले कि अपना रास्ता देखो। तो होटल का वो जो माँ भात फंसाता है माड़, वो लेकर के वो लोग कुछ दिन अपने आप को संभाले और फिर कोठी बाड़ी में काम करके दादी पिताजी को इस तरह से बड़ा किए। और उनका साहब जो था वो स्कूल में प्रिंसिपल बना, तो वो पिताजी को काम देके गया और उसकी वजह से यहाँ हम लोगों को एक सहारा मिल गया। तो ये पिताजी उस टाइम में बोलते थे कि वो जो भात फंसाता था होटल वाला, मार जो गिरता था उसके साथ में नाली में जो कुछ भात गिर जाता था, वो भात को धो करके भी खाए हैं। तो वो दिन को याद करके और मेरा दिन को याद करके तो कुछ भी नहीं है। वो लोग बहुत झेले हैं। जी भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भगवान सबको हिम्मत दे अपने जीवन को जीने के लिए। जीवन का संघर्ष का दूसरा नाम ही है जीवन। चलिए, चौपाल पे समापन करने से पहले आप सभी से जरूर किसी के कोई मन में प्रश्न हो, क्योंकि ऐसा लग रहा होगा कि चौपाल जहाँ चिकित्सा क्षेत्र के लिए था, कभी हम बात कर रहे थे, आज एक बहन को भी लेना था लेकिन बहन रह गई। तो बहन है संगीता चंडीगढ़ से। अब इनकी बारी कल लगेगी, आज की बारी नहीं है। तो ऐसा नहीं, ठीक बहुत। मोनिका बहन आके हंसा तो दो, क्या हो गया है? डाली बीवी ने लहसुन का दूध पी पी के तो रामबटी बना ली है। अभी देखो, अभी देखो, अभी शेरनी से अभी बात करते हैं। कहाँ गई शेरनी? डाली दीदी आज लिवर बनाने वाले थे, एलोवेरा का जुगाड़ नहीं हो पाया। कितनी बार श्री रामबटी बना ली? हम तो एक बार बनाई, इन्होंने तो 2 बार बनाए। तो घर में 3 बार श्री रामबटी बन गया। चलिए, कंधे का दर्द गायब हो गया, दिल के दर्द भी दूर हो जाएंगे, सारे दर्द दूर हो जाएंगे। चौपाल है, परिवार है, स्वस्थ समृद्ध परिवार है। आज तो परिवारों की कमी नहीं, एक छोड़ कितने भाई बंधु हैं, चाचा जी, मामा, मौसा, फूफा, कहाँ कलकत्ता, कहाँ दिल्ली, कहाँ बंगाल, कहाँ हर जगह तो आपके जान पहचान है। कितने जान पहचान है? एक के कपाल में जो लो, आ गया। डाली बेबी, आज सच बताऊं दीदी, मैं आपसे बात बाद में करूंगी। मुझे आज कुछ सुना है, मेरे यहाँ ना आज डीजे चल रहा है, तो दीदी मेरे को कुछ नहीं सुना, पर लास्ट वाली जो मेरे कलेजे में लगने वाली थी ना भैया, वो मुझे सुनी कि आपने 2 बार फिर रामबटी बना ली। 3 बार। लो भैया, और ही मार रहे हैं ये तो, गहरी चोट पे चोट मार रहे हैं। और भैया मैंने आपको भी बोला था, और एसके मलिक भी आपको स्पेशल बोला था मैंने, कि 30 नवंबर तक श्री रामबटी के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। दीदी उन्होंने कि भैया ने कहा। और भैया चिंता ना करें, ठीक है? जिस परिवार में हम जुड़े हैं ना, वो एक बहुत अनोखा परिवार है, और संघर्षपूर्ण जीवन सबका रहा है, ये कन्फर्म है, क्योंकि हम उस सदी के हैं जो सदी वो चल ही कुछ संघर्षपूर्ण रही थी। तो सबके साथ ऐसा ही जीवन निकला है, किसी का बिना संघर्ष का नहीं है। और जो आज चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रही है हर बहन के, हर भाई के, उस मुस्कुराहट के पीछे वो ओले हैं, हम लोग वो ओले हैं जो ज्योग्राफी में कहते थे ना, ओले को फोड़ के देखो उसने कितनी ठोकरें खाई है, काट के बीच में से देखो उसको कितनी ठोकरें खाई हैं। हम वो ओले हैं जिसने सबने ठोकरे पे ठोकरे खा खा के गोल बन गए। अब हम गोल,
अब हमारे कौन है नहीं, कहीं से अभी कौन नहीं तो कभी लगती नहीं, गोल तो गोल ही होता है। तो अब हम हो गए निश्चिंत। और यहाँ पे एक ही नारा है, चिंता ना करें। तो दीदी अब तो मुस्कुरा ही दो, 3 बार श्री राम बटी बना ली तो क्या एटीट्यूड में बैठे हो ऐसे? वर्षा चड्ढा दीदी ने लिखा है दूसरी बार बना दी श्री राम बटी। लो भगवान, हे परमात्मा, अब ये श्री राम बटी में आएंगे और कब एसके मलिक भैया जी आप 30 नवंबर को आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? नहीं आ पाएंगे दीदी। नहीं आ पाओगे तो भैया जो अब की बार श्री राम बटी बनी, जितनी बनी वो मेरे पास भेज दो। ठीक है कुछ लोगों को देना है, आपके पास भी कुछ भेज देंगे भैया। फिर मैं भी कहूंगी ना, मैंने भी बना ली। लो एक बहन और लिख दिया, मैंने तीसरी बार बनाई। पूजा कपूर दीदी, प्रियंका शर्मा नागपुर दूसरी लो बार। कहते हमने 2 बार बनाई। भैया ये सारी है ना मेरे कलेजे में मार रही है, चोट कर रही है बस सिर्फ मेरे ही, बाकी किसी का कोई ध्यान नहीं है इनका। मैं इसीलिए मैंने अभी तक नहीं बनाया है, एक बार बना के छोड़ दिया है। भैया आप तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, दूसरी बार मत बना लेना मुझे सच में भैया, फिर तो मैं चौपाल में नहीं आ पाऊंगी। मैं एक और बहन लिख दिया, मैंने भी दूसरी बार। भैया क्या हो रहा है, देखो मैं तीसरी बार संगीता बहन चंडीगढ़। तो ये है, सब बना रहे हैं। अब देखो भैया मुझे चुल्लू भर पानी भी के लिए भी कह रहे हैं लोग कि चुल्लू घर पर पानी में डूब मरो। मैं चिंता बहुत करती हूँ, पर श्री राम बटी बनाने के बारे में मैं कभी नहीं करती तो अब तक बन जाती। वो 5 घंटे की मेहनत कौन करे, मेरे दिमाग में यही बात घूम रही है। पर मैंने भी है ना लीवर बटी तीसरी बार बनाई है। ये देखो ये सुखरी अब भी लीवर बटी ये रही, ऐसी बात नहीं है। आप सब लोग ऐसा ना सोचे कि मैं कामचोर हूँ। अभी थोड़ी सी रखी हुई है बनाने के लिए। अरे यार ये बनी नहीं, टाइम नहीं मिला मुझे। मैं भी सोच रही हूँ आज लीवर बटी आज ना मैं पता है क्या करने रसगुल्ला कहाँ गई? से आ गया। मैं भी सोच रही रसगुल्ला कहाँ से आ गया बीच मैं में। गई आज मैं गई, पहले शादी में गई, फिर दूसरी बार डीजे बजता हुआ सुनाई दिया, 2 मिनट भाग के उनको हाजिरी दे के आई, बीच में जाके ड्रेस चेंज करके हाजिरी दे के आई। फिर वापस आके चौपाल में सुना कि भाई मेरा कुछ रह ना जाए। मैं तो 2 जगह हो रखी थी। ठीक है, डाली बीबी, डाली दीदी दीदी या अंजना बीबी दीदी बोले? भैया मेरे को पहले तो ये बताओ कि हमें डाली दीदी बोलना चाहिए या डाली बीबी दीदी बोलना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए? एसके मलिक भैया समझाएं। बीबी सर ने मेरा नाम दीदी एक्चुअली डॉली था, डॉली। ससुर जी आ गए, ससुर जी आ गए। शेरनी बिल्ली बनी। भैया इतना पसीना दे रहा, आपको फिर लग रहा कैसे? बदन ठंडा लग रहा हो गया। एको नाइट पढ़िए भैया। एको नाइट शायद होगा। एको नाइट है, रेस्क्यू रेमेडी है, थोड़ा जल्दी जल्दी दे दीजिए। बहुत पसीना दे रहा। आंखें बंद करना दीदी, आंखें बंद करो।
हाँ जी दीदी। एसके मलिक भैया, इनको दवाई दे दीजिए एकोनाइट, थोड़ा जल्दी जल्दी दे दीजिए, 2 बार ठीक हो जाएंगे। एकोनाइट नहीं है भैया, नॉक्स भूमि का मैग्नीशिया फॉस है। अच्छा, कोई बात नहीं हो। ये श्री राम बटी ना, इनको 2 गोली दे दीजिए गर्म पानी से। ठीक। ठीक है भैया। और थोड़ा लेटा दीजिए, लेटा के हाँ, लेटा के सहला दीजिए, पीठ वगैरह सहला दीजिए। पुरानी यादें ताजे होने की वजह से। आ, सुधा पांडे दीदी। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। भैया अभी तो दे दिए हैं, तो अभी तो दर्द कह रहे नहीं है, अब सो गए हैं। अब मान लीजिए अगर रात उत में हुआ तो और क्या दे सकते हैं? हमारा दे देना यही बना के। अच्छा भैया। और वो मतलब भोजन वोजन उनको नहीं दिए? थोड़ा थोड़ा बहुत खिला देना, भूखे पेट मत सुलवाना, अगर जगेंगे तो खिला देना। अच्छा भैया। ठीक है जी। ठीक है भैया, वंदे मातरम। सानवी। पापा खाना खाना आ जाइए। ठीक है। सुनीता देवी दीदी। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद दीदी। भैया जी आज तो दीदी की कहानी सुन के बहुत अपनी भी मतलब यादें ताजा होगी। तो दीदी हर सारे के पीछे देखो कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। एक दूसरे को देख के ही मतलब आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। कुछ ना कुछ होता है, स्टोरी होती है सबकी। तो हिम्मत रखो और ऊपर वाले पे विश्वास रखो। और भैया रामवटी का तो ऐसा है, मैं बनाऊंगी जरूर। पड़ोस में थोड़े छोटे छोटे पेड़े हैं, उनको जब भी दूध लेने जाती हूँ देख के आती हूँ कि कब बड़े होंगे कब बनाऊं, क्योंकि मेरे घर में है नहीं वो। इतने बढ़िया फीडबैक सुन के तो बस मन करता है भी बनाए, लेकिन मेरे थोड़ा सिलाई का है पंगा, काम नहीं कर रहा। लेकिन फीडबैक देख सुन के तो अभी लगता है जैसे अभी बना लो। जी जी। जी भैया। नीतू महेश्वरी दीदी। भैया मैं तो खुद बनाई नहीं हूँ श्रीरामवटी, लेकिन कोमल बहन जो मेरे को भेजी है वो पढ़ी है, वो दोनों बच्चों को दी थी और कुछ मैं रखी। और मम्मी को भी बहुत भयंकर खांसी हो रखी थी, 3 डोज लेते मम्मी का खांसी काफी हद तक आ रहा है। मैं सबसे अच्छा तो मुझे मतलब खुशी उस बात की हुई, वो मेरी दोस्त है भैया, मैं आपको परिचय करवा चुकी हूँ, नेचुरोपैथ है भैया। उसकी खांसी पिछले 20 दिन से है, वो सब कुछ करके हार गई, सब कुछ। तो उसको सुबह सुबह मैंने 2 गोलियां भिजवाई उनका। इसको ये मेरे सोने से भी ज्यादा नहीं है भाई, जिसको संभाल के रखना, अगर नहीं खाएगी तो वापस रिटर्न कर देना इसको बोली। तो उसने, आ रही हूँ। तो उसने एक दवाई तो सुबह ली, और उसको मैं बोली कि शाम को जरूरत पड़े तो दूसरी दवाई ले लेना। तो वो थोड़ी गपलत कर रही होगी, उसको उतना विश्वास नहीं हुआ होगा शायद, तो सुबह ली। नेक्स्ट डे मैं इसको पूछी कि कैसे तेरे को, बोले कोई खास फर्क नहीं है। तो फिर उसने बोली शाम को तुम शहद से ले ले। बोले यार मैं तो पानी से ले रही हूँ। मैंने कहा शहद से ले ले, कोई दिक्कत नहीं, खांसी में और आराम मिल जाएगा। अभी उसका मैसेज आता है भैया, बोल रही है यार मेरे को काफी हद तक फर्क लग रहा है, मुझे और चाहिए की दवाई। तो ये है भैया, मतलब इतने दिनों की खांसी, 2 दवाई से उसको काफी फर्क पड़ गया। जी जी। बहुत धन्यवाद। भले आपने श्री राम बटी ना बनाई, लेकिन लहसुनादि पाक जरूर बनाया है आपने। ठीक है, तो आप बधाई के पात्र हैं, चिंता ना करें। शायद माइक बंद हो गया आपका। रीना लवलानी दीदी। जी भाई है ना, मुझे यहाँ पे गले में भैया एक ऐसे नहीं होता है, टॉन्सिल जैसी गांठ होती है ना भैया, तो मुझे पेन कर रही है ये इस तरफ, ये रही। घर में चूना तो पड़ा? हाँ है भैया। गांठ नहीं बढ़ी, एक तरफ से गाल नीचे सूजा हुआ है।
नहीं, ऐसा लग रहा है ना भैया, हाथ लगाने पे या ऐसे सोई थी ना थोड़ी सी देर दिन में, तो ऐसा लग रहा था मुझे कि कुछ लगी, मतलब एकदम दर्द हुआ। तो अभी हाथ लगा रही हूँ तो दर्द हो रहा है भैया, गांठ सी लग रही है। ऐसा है, चूने को पानी में घोल के उसको उस जगह लगा लो और मेथी और हल्दी उबाल के पी लो। भैया तो वो चूने का पानी तो पड़ा हुआ है मेरे पास, बना रखा है तो। चूने का पानी नहीं, चूने का लेप लगाना है। अच्छा, थोड़ा सा खाली चूने का लेप लगाना है? खाली चूने का लेप। हाँ, खाली और चूने। भैया जैसे फीवर वगैरह लग रहा है मुझे, तो सर्दी लग रही है, जैसे यहाँ पे बारिश बहुत है 3 4 दिन 5 दिन से भैया। तो अभी सर्दी में उठ के आई हूँ भैया अंदर से। एक तो गोली सिलाम बटी राम, हल्दी हल्दी मेथी के काढ़े से ले लो। ठीक है, ठीक ठीक है। चलिए, कोमल बहन। जी भैया। जो चश्मा लगाए चश्मा निकाल दीजिए। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ ओ ओ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ ध्येयो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और चलते हैं अब चौपाल के आखिरी चरण में, जहाँ पे अपने अपने हाथों को तैयार कर लें लाल करने के लिए। जिनके हाथ लाल नहीं होंगे उनको चौपाल में एंट्री नहीं होगी। सब अपने अपने हाथों की फोटो भेजेंगे, ठीक है। वंदे मातरम। सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें और हरि भजन के साथ जिनके बच्चे का जन्मदिन है वही आज जोर से गाएंगे ना, उनके घर सभी के घरों में खुशियां आए। गड़गड़ाहट से, तालियों की गड़गड़ाहट से दुख दूर हो। अच्छी आ रही है। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे
हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम अच्छा हरे राम गॉड राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे जय जय पवन सुत हनुमान की जय हो स्वास्थ्य समृद्ध परिवार की जय दोनों दोनों जय हो जय हो मेरी रात के नहीं कर दी थी सभी हम सभी एक साथ नवंबर को मेरी रात तो बस दफा होनी तो पता है आओ आओ तारानगर, चलो तारानगर, मिलो तारानगर, पधारो तारानगर 30 नवंबर 2025। और इसी लिंक से जुड़े हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए, 4 बजे नारी सुरक्षा एवं 8 बजे चौपाल में। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, चिंता ना करें।